नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यानी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक सीरीज चल रही थी। हमने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज के 21 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। यानी हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था। आज इसका पार्ट 22 है और इस 22 पार्ट में हम कुछ बोर्ड एग्जाम की तरफ से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखो, फैराडे के नियमों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हमने पार्ट जो 4 था, या अपन कह सकते हैं कि जो 4 नंबर का वीडियो है उसमें हमने सॉल्व कर लिए थे। और अब कुछ शेष बचे हुए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे। देखो, एक बात मैं कहना चाहूँगा, न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की जो सीरीज़ है, यानी 1 से लेके आपको 21 तक की सीरीज़ आपको पढ़नी होगी। यानी अगर आप सारे वीडियो कंटिन्यू आप देखकर, समझकर, और फिर अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक बार ये कहूँगा कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो हमारे 21 पार्ट हैं, या अपन कह सकते हैं 21 वीडियो हैं, उनको आप एक बार लगातार कंटिन्यू देख लिए। और देखने के बाद में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धैर्य के साथ आप इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ को पढ़ना और एकदम समझने की कोशिश करना, और फिर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, आज अपन इस पार्ट नंबर 22 में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। देखो, मैंने 3 न्यूमेरिकल लिए। पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल है कि 0.001 m KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 298 केल्विन ताप पर 1500 ओम है। सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए यदि 298 केल्विन ताप पर 0.001 m KCl विलयन की चालकता का मान 0.146 × 10⁻³ सीमेंस पर सेमी हो। देखो, यानी इस क्वेश्चन में हमसे वो सेल स्थिरांक की गणना करवा रहा है। सेल स्थिरांक को हमने अक्स के द्वारा लिखा था। और देखो, जब हमने चालकता का अध्ययन किया था वहाँ पर हमने एक संबंध देखा था चालकता, चालकत्व और सेल स्थिरांक के मध्य। देखो, पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को धैर्य के साथ पढ़ना। क्वेश्चन को धैर्य के साथ पढ़ने के बाद में आप ये देखना कि क्वेश्चन में क्या तो हमें दिया गया है और हमें किसकी गणना करवा रहा है। अब हमें ये पता हो गया है कि हमें इस क्वेश्चन में सेल स्थिरांक की गणना करवा रहा है। और देखो, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया एक तो चालकता, यानी अपन कह सकते हैं चालकता को हमने कप्पा से लिखा था। तो एक तो हमारे पास कप्पा का मान है, कितना है? कप्पा का मान है 0.146 × 10⁻³ ये रहा। देखो, आर का मान दिया हुआ है, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 1500 ओम। और पूछ क्या रहा है? अक्स का मान। अब देखो, अब वो संबंध काम आएगा यहाँ पे। कौन सा संबंध है? चालकता, चालकत्व और सेल स्थिरांक के मध्य हमने एक संबंध लिखा था। देखो, क्या लिखा था? हमने संबंध लिखा था चालकता इक्वल टू चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक याद आ गया होगा आपको ये संबंध। चालकता इक्वल टू चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक, यानी हम इसको लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू सी इंटू अक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमें पता है सी क्या है? सी चालकत्व है
और चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। यानी हमें पता है चूंकि C इक्वल टू 1/r, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ से मैं लिख दूंगा अक्स अपॉन आर। अरे कुछ नहीं किया है, C के स्थान पे 1/r रखा है, तो हमारे पास क्या आ गया? कप्पा इक्वल टू अक्स अपॉन आर। अब यहाँ से देखो, अगर मैं अक्स का सूत्र लिखूँ तो क्या आएगा? अक्स इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास कप्पा का मान भी है और आर का मान भी है, यानी हम अक्स इक्वल टू कप्पा का मान तो रहा 0.146 इंटू 10⁻⁻3, फिर इंटू आर का मान है 1500 ओम। ये लो गणना करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.129। अब देखो हमें पता है सेल स्थिरांक की इकाई पर सेमी होती है, प्रति सेमी, तो हमारा जो आंसर है 0.129 पर सेमी, ये हमारे पास इस सेल स्थिरांक का मान आ गया। तो देखो सवाल को अगर आप धैर्य के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे सवाल में क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो हमने इस संबंध से ये सूत्र बनाया, फिर इससे ये सूत्र बनाया, और यहाँ से हमने आराम से आसान तरीके से इस सेल स्थिरांक की गणना कर ली। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा से खुद इसको सोल्व करने का प्रयास करना। अब अपन बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, अब ये आपको समझ में आ गया है। देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछ रहा है। देखो अब बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। देखो सेकंड न्यूमेरिकल में हमसे पूछ रहा है कि 298 केल्विन ताप पर 0.20 एम KCl विलयन का विशिष्ट चालकत्व है। देखो विशिष्ट चालकत्व 0.0248 सीमेंस पर सेमी है, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब देखो हमें पता है विशिष्ट चालकत्व चालकता को कहते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकत्व ही चालकता कहलाती है। तो हमें यहाँ पर कप्पा का मान दिया गया है और विलयन की सांद्रता दी गई है 0.20 एम। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है मोलर चालकता की गणना कीजिए। देखो अब कर रहा हूं मैं सेकंड क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है ना। देखो हमें एक तो एम का मान दिया गया है, कितना है? 0.20 एम, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता का मान दिया गया है, यानी अपन कह सकते हैं कप्पा का मान हमारे पास है, कितना है? 0.0248 सीमेंस पर सेमी है, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। देखो मोलर चालकता को हमने लेमडा एम से लिखा था, और सूत्र हमने क्या लिखा था? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कोई दिक्कत नहीं है, मान आपके पास हैं। देखो कप्पा का मान तो ये रहा 0.0248 इंटू 1000, और एम का मान ये रहा 0.0 देखो ये रहा 20, ये रहा आपके पास एम का मान। सरल कर लो, सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 124। अब देखो लेमडा एम है, यानी मोलर चालकता का हमारे पास मान आ गया। मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? सीमेंस सेमी स्क्वायर पर मोल। तो ये लो, ये हमारे पास मोलर चालकता का मान आ गया। तो आप धैर्य के साथ क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखना, और फिर
जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा के आप आराम से मान रख के गणना कर सकते हो। गणना आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो 124 सीमेंस सेमी स्क्वायर पर मोल हमारी मोलर चालकता का मान आ गया। एकदम इजी न्यूमेरिकल है। अब लेते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। देखते हैं तीसरे न्यूमेरिकल में हमसे वो क्या पूछ रहा है। इसको मैं हटा दूं, अब सेकंड वाले न्यूमेरिकल को हटा रहा हूं। देखो क्या पूछ रहा है। थर्ड न्यूमेरिकल में हमसे पूछ रहा है कि एक MH2SO4 विलयन का विशिष्ट चालकत्व है। देखो यानी वही क्या है, चालकता है, विशिष्ट चालकत्व है 26 × 10⁻² प्रति ओम प्रति सेमी है। तो तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में वो हमें लैम्डा इक्विवेलेंट का मान पूछ रहा है। अब देखो हमें पता है, हम इसको हल कर रहे हैं थर्ड न्यूमेरिकल को। हमें पता है कि लैम्डा इक्विवेलेंट का सूत्र क्या होता है। देखो कप्पा इंटू 1000/n, n का मतलब नॉर्मलता। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें वो एक तो कप्पा का मान दे रखा है और एक प्रतिरोध का मान दे रखा है। तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए जबकि विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम है और एक हमें मोलरता दी गई है। अब देखो मोलरता दी गई है, लेकिन हम तो यहाँ पे तुल्यांकी चालकता की गणना कर रहे हैं, यानी हमें यहाँ पर नॉर्मलता ज्ञात करनी पड़ेगी। और देखो दिया क्या गया हमें, ये तो है सूत्र। देखो समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये तो हमारा है सूत्र। अब देखो हमें मोलरता दी गई है 1 m, कप्पा का मान दिया गया कितना 26 × 10⁻² प्रति ओम प्रति सेमी। अब देखो अब हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है। देखो याद करो आप विलयन वाले चैप्टर में मैंने आपको नॉर्मलता और मोलरता में एक संबंध लिखवाया था। क्या था वो संबंध, देखो नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इनटू, अब देखो अगर अम्ल है तो क्षारकता लेंगे और अगर क्षार है तो अम्लता लेंगे। हमारे पास तो H2SO4 है, अम्ल है, इसका मतलब मोलरता इनटू अम्ल है तो क्या आएगी क्षारकता। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम डायरेक्ट नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता कितनी है 1 m इंटू क्षारकता कितनी है। देखो कोई अम्ल जितने H+ देता है उनकी संख्या ही उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। और हमें पता है H2SO4 यहाँ पे 2 H+ आयन दे सकता है, इसका मतलब 2 इसकी क्या होगी क्षारकता। अब देखो यानी नॉर्मलता का मान कितना आ गया 2 आ गया, बात सीधी सी ये है हमारे पास। अब कोई दिक्कत नहीं, देखो कप्पा का मान ये रहा, नॉर्मलता हमने ज्ञात कर ली मोलरता से। ये संबंध आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इनटू क्षारकता। अब देखो अब हम लैम्डा इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। कप्पा का मान तो ये रहा 26 × 10⁻² इंटू 1000, ये लो, और अब ये रही हमारी नॉर्मलता लैम्डा इक्विवेलेंट। जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 130 यानी 130। अब देखो लैम्डा इक्विवेलेंट की इकाई क्या होती है, देखो सीमेंस सेमी स्क्वायर पर ग्राम तुल्यांक, पर ग्राम तुल्यांक, तो ये इसकी इकाई होगी। तो हमने तुल्यांकी चालकता की गणना कर ली। तो हमने 3 जो न्यूमेरिकल हैं वो हमने सोल्व कर लिए। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो अब देखो
हमारा अगला जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4, ये देखो आप, देखो CH3COONA HCl की 298 केल्विन ताप पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान, यानी लेमडा एम अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान क्रमशः 91.0, 425.4 एवं 126.4 सीमेंस सेमी स्क्वायर पर मोल हैं। तो CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। देखो ये जो न्यूमेरिकल है ये है कोलराउस नियम के अनुप्रयोगों से संबंधित। याद करो हमने कोलराउस नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। हमने एक अनुप्रयोग ये भी पढ़ा था कि दुर्बल विद्युत अपघटनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। तो देखो हमारे पास जो एसिटिक अम्ल है वो एक दुर्बल विद्युत अपघटन है। अब हमें इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। देखो इसको समझो आप पहले, ये कैसे सोल्व होगा। देखो हमें क्या दिया गया है, हमें इनकी लेमडा एम अनंत के मान दिए गए हैं। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पे लेमडा एम CH3COONA और अनंत, इसका मान तो दिया गया हमारे पास 91.0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप, यानी इस सोडियम एसीटेट की जो कुल मोलर चालकता है उसमें दो आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योगदान है। और वो दो आयन कौन से हैं, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं, एक तो लेमडा एम अनंत, एक तो कौन सा है CH3COO माइनस, फिर प्लस एक कौन सा है लेमडा एम Na प्लस अनंत, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान है ये इन दोनों आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर है, इसका मतलब ये है। फिर हमारे पास मान दिया गया है लेमडा एम HCl अनंत, और इसका मान दिया गया हमारे पास 425.4। अब देखो इसमें भी अपन कह सकते हैं कि जो H प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है इनकी मोलर आयनिक चालकताओं का योगदान है। यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लेमडा एम H प्लस अनंत और प्लस लेमडा एम Cl माइनस अनंत, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लेमडा एम अनंत NaCl की। अब देखो इसका मान है 126.4। इसमें भी अपन कह सकते हैं कि Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन की मोलर आयनिक चालकताओं का योगदान है। देखो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा एम Na प्लस अनंत प्लस लेमडा एम Cl माइनस और अनंत। अब देखो हमें तो ज्ञात करनी है एसिटिक अम्ल की, यानी अपन कह सकते हैं हमें लेमडा एम CH3COOH अनंत, और हमें पता है इसमें दो आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योगदान है। दो आयन कौन से हैं, एक तो है लेमडा एम CH3COO माइनस और प्लस अनंत है यहाँ पे लेमडा एम अनंत H प्लस। अब देखो आप इसको देखो आप, यानी हम कह सकते हैं कि यदि हमें लेमडा एम अनंत CH3COO माइनस और लेमडा एम अनंत H प्लस आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं का मान पता हो जाए तो हम उनके योग से इस एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो लेमडा एम अनंत CH3COO माइनस तो ये रहा और लेमडा एम अनंत H प्लस ये रहा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें
इनकी मोलर आयनिक चालकताओं को जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर तो इसके साथ साथ लेमडा एम Na+ भी है और इसके साथ भी लेमडा एम अनंत Cl- है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यदि इन दोनों की चालकताओं को जोड़कर और अगर इस NaCl की चालकता का मान घटा दे तो हमें इस एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से सूत्र लिखें तो देखो सूत्र कैसे बनेगा, सूत्र यहाँ पे बनेगा देखो लेमडा एम CS3COOH। समझना आप क्या बताया मैंने आपको भाई, इसको समीकरण 1 मान लूँ मैं, इसको समीकरण 2 मान लूँ मैं और इसको समीकरण 3 मान लूँ मैं। यानी हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़कर, यानी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ देखो समीकरण 1 यही तो है, यानी लेमडा एम CS3COONA प्लस इसको जोड़ दें लेमडा एम HCl और माइनस हमें इसको करना है, यानी लेमडा एम NaCl अनंत। अब देखो इन तीनों के मान हमारे पास हैं भाई, लेमडा एम CS3COONA इसका मान तो ये रहा, लेमडा एम HCl इसका मान ये रहा और लेमडा एम NaCl इसका मान ये रहा। तो देखो हम इनके मान रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो लेमडा एम CS3COOH अनंत, इसका मान तो ये रहा, कितना है 91.0, फिर प्लस इसका मान ये रहा 425.4 ये रहा। अब माइनस करना है तो ये लो माइनस और इसका मान ये रहा, यानी 126.4। अब इसको आप अगर सरल करोगे तो हमारे पास इस एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान आ जाएगा और इसका मान आएगा 390.0। इकाई आप लिखोगे वही क्या, सीमेंस सेमी स्क्वायर पर मोल। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखोगे, बोर्ड एग्जाम की तरफ से भी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार इस प्रकार का न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है कि हमें इन तीनों का मान दिया गया है। हमें ये पता है कि इसकी कुल मोलर चालकता में इन दोनों आयनों का योगदान है, इसकी कुल मोलर चालकता में इन दोनों आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योगदान है और इसकी कुल मोलर चालकता में इन दोनों आयनों का योगदान है। हमें ज्ञात करनी है एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और इसकी चालकता इन दोनों आयनों के बराबर होती है, यानी और ये दोनों आयन यहाँ पे हैं तो हमें इनकी मोलर आयनिक चालकता ज्ञात करने के लिए हमने समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटा दिया। देखो याद करो, जब हमने कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे और वहाँ पर जब हमने दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की थी, मोलर चालकताओं की गणनाओं के द्वारा, वहाँ पर भी हमने ये एग्जाम्पल लिया था, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखो हमारा अगला न्यूमेरिकल 5 नंबर, देखो Ni2+ Ni इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव ज्ञात कीजिए, जबकि सेल, ये हमें सेल डायग्राम दिया गया है, सेल का सेल विभव 0.59 वोल्ट है तथा Cu2+ Cu का अर्ध सेल विभव 0.34 वोल्ट है। देखो इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें सेल आरेख दिया गया है, मैं इस सेल आरेख को लिख रहा हूँ, हमें सेल आरेख का मान दिया गया, ये रहा
Na2+ 1 m, फिर लवण सेतु Cu2+ 1 m और Cu। अब देखो, यानी इस सेल आरेख से हम क्या कह सकते हैं कि इधर वाला तो एनोड है और इधर वाला कैथोड है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि निकल इलेक्ट्रोड यहाँ पे एनोड की भांति कार्य कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पे कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। अब हमें क्या दिया गया है, हमें एक तो दिया गया है कॉपर का अर्धशैल विभव, और देखो 1 m सांद्रता, इसका मतलब ये मानक विभव है, मानक अपचयन विभव। तो हमें एक तो मान दिया गया है E0 Cu2+ Cu, इसका मान तो दिया गया है 0.34 वोल्ट, और एक हमें दिया गया है E0 सेल का मान, कितना दिया गया है, देखो ये रहा 0.59 वोल्ट। अब देखो पूछ क्या रहा है हमें पूछ रहा है E0 Ni2+ Ni, इसका मान हमें पूछ रहा है। तो देखो हमारे पास सूत्र है क्या है, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी हम सेल का मानक सेल विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो कैथोड के मानक अपचयन विभव में से एनोड का मानक अपचयन विभव घटा देते हैं। अब देखो E0 सेल इक्वल टू, कैथोड यहाँ पे कॉपर का है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E0 Cu2+ Cu माइनस E0 एनोड है निकिल का, तो Ni2+ Ni। अब देखो इसका मान पड़ा है हमारे पास, ये रहा, कितना है 0.59 इक्वल टू, इसका मान भी है कितना है 0.34 और माइनस इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कर सकते हैं, देखो ये इधर माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस वैल्यू को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी। यानी हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं E0 नोट है मानक अपचयन विभव है Ni2+ Ni, क्या लिख दूँ, देखो 0.34 माइनस 0.59। अब देखो ये माइनस वाली वैल्यू अधिक है, इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, और कितनी आएगी -0.25 वोल्ट, -0.25 वोल्ट। तो देखो हमने इस सूत्र से निकिल का मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कॉपर का मानक अपचयन विभव दिया गया है और सेल का मानक सेल विभव दिया गया है, तो हमने इसकी सहायता से निकिल का मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। अब देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल नंबर 6 है। देखो यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है तो 0.1 m कॉपर आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। देखो हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड विभव दिया गया होता है तो वो मानक अपचयन विभव ही होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार। तो देखो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास E0 Cu2+ Cu इसका मान दिया गया है 0.34 वोल्ट। पूछ क्या रहा है Cu2+ Cu इसका मान हमें पूछ रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड के विभव का मान पूछ रहा है। अब देखो यानी इसको हम सरल करेंगे निर्दिष्ट समीकरण के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया लिखते हैं। देखो
अभिक्रिया कैसे होगी, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और चेंज हो गया Cus में, ये है एक्वस भाई मानक अपचयन विभव है। इसका मतलब अभिक्रिया भी किसकी लिखेंगे, अपचयन की लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखूँ मैं निर्नष्ट समीकरण से, क्या लिखूँगा, निर्नष्ट समीकरण से लिख दो। अब क्या लिखेंगे देखो, Cu2+ Cu इक्वल टू E0 Cu2+ Cu माइनस 0.0591 अपॉन n, और फिर लॉग इसका बेस 10 है, और यहाँ पे क्या है के का मतलब उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद यहाँ पे क्या है, Cus की सांद्रता अपॉन Cu2+ की सांद्रता। अब देखो Cu2+ Cu इक्वल टू, इसका मान हमारे पास है कितना है 0.34 माइनस 0.0591 n का मतलब अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, तो n का मान 2 आ गया। लॉग हमें पता है ठोस अभिकारक होता है उसकी सांद्रता हम इकाई मानते हैं, ठोस अभिकारक की, यानी अपन लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पे Cus सॉलिड की सांद्रता इकाई है और इसकी सांद्रता कितनी है, देखो इसकी सांद्रता हमें दी गई है 0.1 m, मैं यहाँ लिख रहा हूँ Cu2+ की सांद्रता इक्वल टू 0.1। अब देखो यहाँ पर तो 1 और यहाँ पे 0.1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सरल करते हैं तो क्या आएगा, Cu2+ Cu 0.34 माइनस 0.05912। देखो इसको मैं सरल करूँगा यानी 10 आ जाएगा। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं log 10, ये लो, और हमें पता है log 10 का मान 1 होता है। कितना होता है, log 10 का मान 1 होता है, यानी अपन लिख सकते हैं Cu2+ Cu इक्वल टू 34 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आगे सरल करूं तो क्या आएगा, Cu2+ Cu 0.34 माइनस 0.0295, जब हम 0.0591 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.0295। अब देखो आगे और सरल करेंगे तो Cu2+ Cu, जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.310 वोल्ट। ये लो, ये हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो गया। चाहो तो आप यहाँ लिख दो, चूँकि log 10 इक्वल 1, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने निर्नष्ट समीकरण से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। हमें कॉपर का मानक अपचयन विभव दिया गया और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव पूछ रहा है, तो हमने पहले कॉपर के लिए अपचयन अभिक्रिया लिखी, उस अपचयन अभिक्रिया के लिए पहले हमने निर्नष्ट समीकरण लिखी और फिर इसमें मान पुटअप करके हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है। लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल नंबर 7, pH इक्वल टू 10 केविलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। देखो इस न्यूमेरिकल को भी हम निर्नष्ट समीकरण के द्वारा सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है तो सबसे पहले अपचयन अभिक्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो 2H+
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2 गैस, ये है एक्वस। अब देखो क्या लिखेंगे, निर्दिष्ट समीकरण से, निर्दिष्ट समीकरण से देखो क्या लिखेंगे, इसके लिए अपन लिखेंगे EH प्लस H2 इक्वल टू E0 H प्लस H2, फिर माइनस 0.0591 अपॉन n, फिर वही log, ऊपर तो क्या है, ऊपर तो आएगी उत्पादों की सांद्रता, नीचे आएगी अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद क्या है, H2 गैस है। देखो अब गैस आ गई है, इसका मतलब इसकी सांद्रता न लेके अब इसका दाब लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, दाब। तो PH2 अपॉन उत्पाद क्या है H प्लस और 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें पता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चूंकि E0 H प्लस H2 इसका मान तो कितना होता है, अरे हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव का मान स्वेच्छा से निर्धारित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानक के द्वारा, कितना होता है 0.0 वोल्ट। याद करो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका तो हो गया 0.0 वोल्ट। फिर n देख लो आप, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो n का मान 2 जाएगा। देखो गैस का दाब अपन लेते हैं एक बार मानक स्थिति में, ठीक है। तो PH2 का मान कितना हो गया, एक बार। अब बचा ये, अब देखो ये मान हम यहाँ रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, EH प्लस H2 इक्वल टू, इसका मान तो 0 है तो 0 माइनस 0.591, n का मान 0 हो रहा है यहाँ पे 0.0591, n का मान 2 गया। फिर log, आधार इसका 10 है, ठीक है, ऊपर 1, नीचे H प्लस की सांद्रता 2। अब देखो आप, हम इसको सरल करें, आगे क्या आएगा हमारे पास, EH प्लस H2, यानी ये तो 0 है, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब देखो इसको मैं ऊपर लाऊं तो ये घात माइनस में हो जाएगी, यानी यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 H प्लस और माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मैं और सरल करूं, EH प्लस H2, यहाँ पर तो माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब देखो हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है, log m की घात n इक्वल टू क्या होता है, n log m। तो इस सूत्र से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, माइनस 2 और फिर log H प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये गुणा में है, यहाँ पे गुणा है, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, देखो EH प्लस H2, यहाँ पर तो क्या बचा, माइनस 0.0591, ये तो बचा यहाँ पे, और अंदर क्या बचा, माइनस log 10 H प्लस की सांद्रता, और ये तो बचा यहाँ पे, देखो इसके स्थान पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, चूंकि माइनस log 10 H प्लस की सांद्रता इक्वल टू pH। अरे pH का ये तो होता है फॉर्मूला, pH बराबर क्या होता है, माइनस log H प्लस की सांद्रता, यानी H प्लस आयनों का जो ऋणात्मक लघुगुणक होता है, log होता है, वही तो pH के बराबर होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, EH प्लस H2 इक्वल टू माइनस
0.0591 और यहाँ पे क्या जाएगा pH। और सरल करूँ, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ इस सूत्र को, तो क्या आएगा EH प्लस H2 इक्वल टू माइनस 0.059। pH का मान दे रखा है अगले ने 10 है, तो ये लो इंटू 10। तो ओवरऑल हमारे पास EH प्लस H2 का मान कितना जाएगा माइनस 0.591। अरे इस माइनस 0.0591 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस 0.059 वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन अभिक्रिया लिखी, फिर उस अपचयन अभिक्रिया के लिए हमने निर्णय समीकरण लिखी और जो मान दिए गए वो मान रख के हमें गणना कर ली। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप दोबारा से इसको करने का प्रयास करना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और लेते हैं आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखो, ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यानी अपन कहेंगे आज का हमारा अंतिम न्यूमेरिकल है। देखो क्या पूछ रहा है, निकाय Mg2 प्लस Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार ज्ञात करोगे। देखो बात सीधी सी है, ये हमें मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव पूछ रहा है और किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, याद करो हम SHE की सहायता से किसी दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या अपन कह सकते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड, यानी पहले इस इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल का निर्माण कर लेते हैं और फिर उस सेल का विभव मापी की सहायता से सेल विभव ज्ञात करके दिए गए अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो, अब पहले हमें सेल बनाने से पहले ये सोचना होगा कि जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो इसके साथ जुड़कर किस इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करेगा। बात सीधी सी है कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है वो तो यहाँ पे रहेगा एनोड, क्या रहेगा एनोड, और जो SHE है SHE यहाँ पे रहेगा कैथोड। क्यों, देखो याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, हाइड्रोजन से ऊपर वाले का ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन से नीचे वाले का अपचयन। इसका मतलब यहाँ पर SHE है, ये कैथोड की भांति कार्य करेगा और जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे एनोड की भांति काम करेगा। तो मैं पहले सेल का सेल आरेख लिख रहा हूँ, सेल का सेल आरेख। देखो हम यहाँ पे सेल आरेख ही बनाएंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे। एनोड किसका Mg का है, तो ये लो Mg2 प्लस लवण सेतु, फिर कैथोड है SHE का यानी H प्लस 1M, फिर H2G 1 एटमोस्फियर और फिर PTS। ये मैंने इस पूर्ण सेल का सेल आरेख बना दिया है। अब हमें ये पता हो गया है कि मैग्नीशियम यहाँ पे एनोड की भांति कार्य कर रहा है और SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। अब हम लगाएंगे सूत्र E नोट सेल इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब देखो E नोट सेल इक्वल टू कैथोड यहाँ पे SHE का है, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ EH प्लस H2। देखो दोनों का मानक अपचयन विभव है यहाँ पे, तो मैंने क्या लिखा E नोट H प्लस H2, फिर माइनस एनोड किसका है Mg का, तो यहाँ पर लिखूँगा Mg2 प्लस Mg। अब देखो इसका मान जब हम विभव मापी से ज्ञात करते हैं तो हमारे पास आता है 2.37। इसका मान हमें पता है 0.0 वोल्ट माइनस E नोट Mg2 प्लस Mg। हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान। तो देखो क्या हो जाएगा
इसका मान हो जाएगा हमारे पास E नोट mg2 प्लस mg इक्वल टू माइनस 2.37 वोल्ट। ये हमने मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी इस प्रकार के सवाल आप SHG के साथ सेल बनाकर सोल्व कर सकते हैं। सूत्र आपको पता ही है, E नोट सेल इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। तो देखो हमने आज के इस पार्ट में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को सोल्व किया है। दोबारा से आप इनको 2 बार या 3 बार इनको आप सोल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई। हमारा जो वीडियो नंबर 4 है उसमें जो फैराडे के नियम से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप सोल्व करना और इनको भी आप सोल्व करना। और जो पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी आप एक बार हल करने का प्रयास करना। हल करने से पहले अगर मान लो किसी ने कोई वीडियो नहीं देखा है तो वो दोबारा से उस वीडियो को अच्छे से धैर्य के साथ देखकर समझकर बाद में आप क्वेश्चन आंसर सोल्व करना। तो अपन कह सकते हैं कि हमारी 12th साइंस की रसायन विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक इस चैप्टर का डिटेल से अध्ययन किया है। अब देखो, अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।